स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं। आज का जो कोड है BPAG 171, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोड है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आज के सेशन में। तो हमारा जो सेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल सेशन होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपदा क्या होता है, अपने शब्दों में बताइए तथा इसके प्रकारों का चर्चा कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द डिजास्टर वर्ड एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। यानी कि आपदा क्या होता है तथा इसके प्राकृतिक प्रकारों के बारे में बताइए। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, उसके बारे में बताना है, और तथा प्राकृतिक आपदा क्या होता है। ठीक है, देखिए, आपदा का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप में किसी भी स्थान पर जो मानव के जीवन को प्रभावित करे, यानी कि इफेक्ट करे, वो हमारा डिजास्टर होता है। उदाहरण के तौर पे हमारा फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, वॉल्केनो हो गया, या फिर आपका अर्थक्वेक हुआ। ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, जिसे हम प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हैं। इसके कारण क्या होता है ना कि डेली लाइफ का जो ह्यूमन बींग्स है ना, उसकी जो लाइफ है ना, वो खतरे में पड़ जाता है, उसको इफेक्ट होता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपदा हमारे आसपास के वातावरण में आज हम बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं। और ये आपदा क्यों होता है, बिकॉज आज जो ह्यूमन बींग्स है वो पर्टिकुलर अपने डेवलपमेंट के कारण जो है इतना पागल हो चुका है, इतना मगरूर हो चुका है। मगरूर का मतलब होता है कि उसी में उसके ख्यालों में खो चुका है कि मुझे डेवलपमेंट करना, चाहे भाड़ में जाए प्राकृतिक, जब भाड़ में जाए प्रकृति, कितना भी उसको नुकसान पहुंचे, वो लगातार अपने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूसली कर रहा है। जिसमें अगर मैं बात बोलूँ तो आपदा में एक पर्टिकुलर अगर मैं बात बोलूँ तो आपदा यानी कि डिजास्टर कई प्रकार के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि पहला हमारा भूकंप, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। देखिए, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर में सबसे ज़्यादा जो है भूकंप को कॉमन वे में देखा जा रहा है, जिसे हम अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। ये कब होता है, जब हमारे धरती के अंदर जब प्लेट जो है एक दूसरे पर टकराती है, एक दूसरे के ऊपर आती है, तो वहीं हमारे भूमि के कंपन, यानी कि बोल सकते हो कि अर्थ के वाइब्रेशन के कारण जो है भूकंप की व्यवस्था हम देख सकते हैं। अगर ये तेजी होती है तो धरती के रूप में जो है धरती के ऊपरी स्तर, यानी कि धरती का जो अपर पार्ट लेयर है ना, उसको इफेक्ट करती है, तो हमें भूकंप का आभास होता है। अब इसके कारण कई बार भूकंप की तीव्रता 6 से ऊपर होने के कारण बिल्डिंग्स, इमारतें, या फिर बोल सकते हो ब्रिजेस वगैरह भी, पेड़ पौधे इत्यादि सभी प्रकार जो है गिर जाते हैं, जिसके कारण कई बार मनुष्य इनके चपेट में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बर्फबारी, यानी कि बोल सकते हो स्नो स्टॉर्म एंड टेम्परेचर। यानी कि जैसे आप लोग देखा होगा कि अब बर्फबारी भी बहुत बार कई होता है कि कई जगह पे बर्फ़ अत्यधिक पड़ता है, जिसे हम स्नो स्टॉर्म्स बोलते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ने के कारण कोई भी सिचुएशंस जो है काफ़ी पैदा हो जाती है। भाई ट्रांसपोर्ट चल नहीं पाता, पर्टिकुलर कोई भी घटना जो है घटित हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि मनुष्य के डेली लाइफ का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तथा टेम्परेचर अगर मैं बात बोलूँ, जैसे कि अभी देखा होगा कि आज हमारे भारत का क्या सिचुएशन है भाई, टेम्परेचर के मामले में देखा जाए तो कैसे हीट वेव हमारे भारत में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को इतना इफेक्ट कर रहा है, इतना प्रभावित कर रहा है कि हमारा समाज का लोग है ना, इससे बच नहीं पा रहा। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है बाढ़, जिसे हम फ्लड बोलते हैं। ठीक है, बाढ़ भूमि का वो अत्यंत पार्ट है जो संपत्ति को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाता है, यानी कि जो हमारा बोल सकते हो इकोसिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण वनस्पति के अत्यधिक असंतुलन, यानी कि अनबैलेंस होने के कारण, यानी कि नेचर का अनबैलेंस होने के कारण जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम डैम्स बना लेते हैं, अचानक से जो है उसकी रुख बदल जाने के कारण। अब जैसे कि अटलांटिक महासागर के जो ग्लेशियर हैं वो पिघलकर जो है समुद्र और महासागरों का लेवल बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन ऐसा ही रहा और आने वाले समय में ऐसा ही रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा
पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, यानी कि पानी में समा जाएगा, जल में समा जाएगा। उसके बाद बंजर, जिसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं। देखो देखो बंजर का मतलब ये होता है कि जब कई दिनों तक बरसात नहीं होती, पानी का कोई बूंद नहीं टपकता, तो खेत जो होता है कि सूखा पड़ जाता है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती पानी की कमी के कारण, जिसे हम बंजर के रूप में देखते हैं। और इसके कारण है ना, हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारा आने वाला जो बोल सकते हो कि खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो बोल सकते हो कि हमारा जो खाने पीने का जो व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाता है। उसके बाद तूफान, यानी कि अब देखो तूफान का सबसे बड़ा कारण क्या है, तेज़ी से हवाओं का बहना, वो घटना जिसके अंतर्गत कई बार क्या होता है कि ये समुद्री लहरों के स्तर पर तटीय व्यवस्था में ना सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। समुद्र के तटीय, यानी कि जो बोल सकते हो कि जो हमारे रिवर है ना, उसके आसपास के जो एरिया है ना, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तूफान देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, प्राकृतिक रूप में ये भी एक आपदा का स्वरूप है, जिसको हम वोल्केनोज के रूप में जानते हैं या फिर वोल्केनिक रूप में जानते हैं। यानी कि ज्वालामुखी का मतलब होता है क्या है, हमारे भूमि का वो ताप जो भूमि के अंदर काफ़ी हद तक दबते दबते प्रेशराइज होते हुए अचानक से विस्फोट हो जाना, यानी कि ब्लास्ट हो जाना, बोल सकते हो कि जैसे बम गिरने के बाद ब्लास्ट होता है वैसे हो जाना, उसी को ज्वालामुखी। और लावा का तो वहाँ से विसर्जन होना या फिर लावा का निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंजेस बोलते हैं, आज के टाइम पे देखा जाए क्लाइमेट चेंजेस बहुत हद से ज़्यादा देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंजेस इतना हो चुका है कि आज हमारा जो एनवायरनमेंट है पर्टिकुलर इस कदर से बात किया जाए तो हमारे क्लाइमेट चेंजेस के कारण हमारा एनवायरनमेंट पूर्ण रूप से आज अनबैलेंस हो चुका है। हर एक सिचुएशंस में जो है हमारा क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं लोगों के जो डेली लाइफ को काफ़ी चेंज कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल, जिसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, और उसके बाद जलवायु उथल पुथल, यानी कि क्लाइमेट क्लोज बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल डिजास्टर हैं, जिसके कारण इनसे मनुष्य जो है ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जानवर भी इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन सटीकता पूर्वक है, आपदा तैयारी की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए कि आपदा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण बातों को, यानी कि डिजास्टर को हम मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए हम क्या मतलब स्टार्टअप करें, क्या रोल प्ले करें, उसके बारे में बताना है। तो पहली बात क्या है, इंफॉर्मेटिव, यानी कि जागरूकता। सबसे पहले क्या है, आपदा अगर आने का संकट हो, यानी कि डिजास्टर आने का संकट हो, तो सभी को ना अवेयरनेस करो भाई। क्या करेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, कि भाई जो है सभी को हम जागरूक करेंगे कि आपदा क्या है और इसके प्रति हम कैसे बच सकते हैं, सबको हम क्या ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है। तो पहला ये है। उसके बाद योजना, यानी कि बोल सकते हो कि कुछ टेक्निक को हम तैयार करेंगे, योजना की तैयारी करेंगे। ठीक है, कि हम अपने आपदा से कैसे उसको निपटारा कर सकें। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की प्लानिंग्स करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करना। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद आवश्यक संसाधनों का स्वरूप यूजेबल, यानी कि जो हमारे नीड्स हैं उन्हीं रिसोर्सेज का हम उस समय यूज़ करें, जैसे हमारा खाद्य, पानी, दवा, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, ये सब क्या है, ये हमारे नीड्स हैं। तो हम आपदा के समय पर सबसे ज़्यादा देखते हो कि यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। आपदा यानी कि डिजास्टर जब आता है, ये थोड़ी ना कहा जाता है कि चलो घूमने चलो उस समय क्या है भाई, आपको अवेयरनेस फैलाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला सब हेडिंग्स है नैतिक सामर्थ्य। नैतिक सामर्थ्य की बात बोला जाए तो सभी एकजुट हों, यानी कि इक्वलिटी रूप में हो। ठीक है, जिसमें सभी आवश्यक लोगों का एक साहसी बल हो, साहसी माने कि बोल सकते हो कि उनका स्ट्रेंथ हो ना, लीडर हो बिना किसी डर का। ठीक है, उसके बाद संगठन और सहयोग। संगठन और सहयोग यानी कि हम एक ग्रुप बनाएं और सबका उसके साथ विकास करें, जिसके कारण हम आपदा के खिलाफ लड़ सके तथा लोगों की जानमाल की हानि ना हो। तो ये था क्या क्वेश्चन था कि आपदा के से हम तैयारी कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्पन्न आपदाओं की तैयारी, या सॉरी हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा
मानव आपदा क्या होता है तथा मानव उत्पन्न आपदाओं की तैयारी कैसे की जा सकती है, यानी कि ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डिजास्टर, एंड हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन डिजास्टर, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेफ, यानी कि सेफ रहने के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकें। तो पहले क्या है मानव आपदा। देखिए मानव आपदा यानी कि ह्यूमन डिजास्टर से हमारा तात्पर्य यही होता है कि जब मनुष्य के द्वारा, उसकी व्यवस्थाओं के द्वारा, उसके स्वरूप के द्वारा हमारे नेचर में या फिर आमतौर पर मनुष्य के रूप में जब इफ़ेक्ट पड़ने लगता है तो वो हमारा ह्यूमन डिजास्टर होता है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो मनुष्य ही लोगों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है, मनुष्य के द्वारा ही लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात बोला जाए तो आपने देखा होगा कि धर्म के लिए पे, रिलीजन्स के लिए पे लड़ाई झगड़ा होना, ये क्या है, मानव आपदा है। ठीक है, अब उसके रूप में अगर मैं बात बोलूँ तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि आतंकवादी हमले, यानी कि बोल सकते हैं कि टेररिज्म जो आजकल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जो अगर मैं बात बोलूँ आतंकवादी हमलों के खतरों के खिलाफ की बात करी जाए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। यानी कि हम मानव आपदा की तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए क्या है, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे सिक्योरिटी बोल सकते हो कि साइबर क्राइम है, उन सब के माध्यम से हम क्या है आतंकवादी की टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपदा, मानव आपदा की तैयारी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात बोलूँ स्वास्थ्य संकट, अगर मैं बात बोलूँ तो हमारा क्या है, हमारे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, तो उस सिचुएशंस में हमारा मनुष्य जो है वो एक मेडिकल चेकअप के थ्रू अस्पताल की तैयारी करवाते समय, अस्पताल का निर्माण करते समय जो है हम अपने मानव द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवस्था, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ भाई, मानव आपदा था ना, कोरोना भी मानव आपदा ही था। तो उस सिचुएशन में यानी कि ह्यूमन डिजास्टर ही था, ह्यूमन के द्वारा ही बढ़ाया गया था, वो उत्पन्न किया गया था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ भाई, हॉस्पिटलाइज खोला गया, अलग अलग हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स किए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर का सुविधा किया गया, इत्यादि इत्यादि जितना हो सकता था। ठीक है, गॉट इट। तो ये क्या है, उसके निपटने के तरीके हैं, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो हम इसकी तैयारी करने की बात बोला जाए तो मनुष्य को भी जागरूकता फैलाई, यानी कि बोल सकते हो अवेयरनेस फैलाते हुए हम अपने ह्यूमन बींग्स को जागरूक करते हुए मानव आपदा को कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट। अब उसके साथ साथ हमारा पॉलिटिकल एंगल में हम एक ऐसे कानून, एक ऐसे लीगल फॉर्म का जो है इन्वेंशन करें जो पर्टिकुलर इन सभी पे ऑब्जर्व कर सके, जैसे कि टेररिज्म हो गया, आपका बोल सकते हो हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका बोल सकते हो किसी संगठन या फिर बोल सकते हो कि कोई ग्रुप जो है किसी धर्म और कल्चर को लेके आगे ना बढ़े, वाद विवाद ना करे। तो इस कारण क्या है, हम अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर दे, पुलिस कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड या फिर जितने भी हमारे साइबर क्राइम है उसका जो पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन के रूप में हम उन्हें रखें। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवात और सूखे का सामना करने के लिए स्वदेशी कार्यनीति पर प्रकाश डालें। पहली बात तो यह कि चक्रवात यानी कि बोल सकते हो कि आपका चक्रवात क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा तेज़ी से हवाओं का बह कर जो हवाओं में जैसे बवंडर के रूप में ले लेते हैं, तो वो हमारा चक्रवात का एक स्वरूप कहलाता है, जिसमें हमारा पर्यावरण काफ़ी हद तक नुकसानदायी होता है, काफ़ी हद तक जो है इसमें क्या है पर्टिकुलर हवाओं का तेज़ी से बढ़कर हमारे आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाना, जिसके कारण कई बार पेड़ पौधे टूट जाते हैं, रोड सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि दिल्ली में भी बहुत तेज़ तूफान आया था, समझ रहे हो। ठीक है,
तो देखिए चक्रवात जैसे कि दिल्ली में तूफान भी आया, तो कहीं ना कहीं जो है जब हम खाली स्थानों पर देखते हैं तो ये बवंडर का रूप ले लेता है। जैसे कि बिजली का पानी का संरक्षण करना, हम अपने जैसे कि वाटर के जो हमारा बोल सकते हो बिजली पानी का संरक्षण करते हुए भी हम अपने मानव संसाधन व्यवस्था का चक्रवात को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देख सकते हैं कि हमारा बिजली को उत्पन्न करने के लिए क्या है, डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स के नीचे जो टर्बाइंस लगाई दी जाती है कि ताकि हाँ बिजली को उत्पन्न किया जा सके। उसके कारण क्या है, उसके पानी के दबाव स्टोरेज हो जाने के कारण, पानी के दबाव के कारण चक्रवात की स्थिति पैदा होती है। समझ रहे हो। कृषि में सुदृढ़ता की कमी या फिर बोल सकते हो सुदृढ़ता, यानी कि जो फार्मिंग की जा रही है उसमें भाई हमारा मान सकता हो तो सूखा व्यवस्था को प्रभावित के कारण जो है बावजूद भी हमारे स्वदेशी व्यवस्था है, स्वदेशी यानी खुद के देश की जो हमारा कल्चर है वो खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सहयोग यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का हेल्पिंग व्यवस्था के माध्यम से हम अपने चक्रवात को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम उतना ही अपने रिसोर्सेज का यूज़ करें जितनी हमें नीड्स हो। आज देख रहे हो कि हम अपने रिसोर्सेज को इतना पागलों की तरह यूज़ कर रहे हैं, डेली खदानों में खुदाई करवाते हैं जैसे कोयले को निकालने के लिए। तो भाई खदानों में खुदाई हो रही है तो कोयला निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई उस कोयले के अंदर का खदान जो है वो एक सुरंग बन रहा है, एक बोल सकते हो कि सुरंग बन रहा है जो पूरा खोखला है। अब उस पर दबाव पड़ेगा, एयर प्रेशर पड़ेगा, तो उसके कारण क्या है वो वहीं पे जो धरती है धंस जाएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, वो भी तो बात हो गया। अब जैसे कि मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो भी आपने देखा होगा दिल्ली में है। तो अंडरग्राउंड मेट्रो है तो यानी कि कहीं ना कहीं वो होल के टाइप में है। अब अंडरग्राउंड मेट्रो के ऊपर ज़्यादा वजनदार कुछ पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है धरती के अंदर धंस जाएगा ना, क्योंकि वो होल है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राकृतिक संसाधनों का हम उतना यूज़ करें जो पर्टिकुलर प्रॉपर वे में हमारे संसाधनों के सामने जो है वो क्या हो, हमारे रिसोर्सेज का एक नेचुरल व्यवस्था में हम उसे यूज़ कर सकें नीड्स के अकॉर्डिंग जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, जो हमारा बोल सकते हो कि सोसाइटी सिक्योरिटी की बात की जाए, तो हम अपने देश, अपने क्षेत्र या फिर अपने हर तरीके के वातावरण में जो हमारे हरिकेन है, जो क्या होता है चक्रवात का ही नाम इंग्लिश में हरिकेन बोलते हैं, जो स्थानीय समुदाय के रूप में यानी कि जो हम आसपास समुदाय रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की ज़रूरतों को हम ध्यान में रखते हुए अपना जो है इस तरीके के नियम कानून लागू करते हैं। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने पर्यावरण में अवेयरनेस फैलाने का काम करें, जिससे हमारा समाज जो है सिक्योर रह सके, सेफ रह सके, तथा बोल सकते हो कि सभी लोगों का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। क्लियर है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जोखिम की अवधारणा से क्या समझते हैं। जोखिम की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, जिसे हम रिस्क कॉन्सेप्ट बोलते हैं। रिस्क, ठीक है, रिस्क कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो एक महत्वपूर्ण और व्यापार के रूप में देखा जाए, व्यापक रूप में देखा जाए, यानी बड़े पैमाने पे यानी कि बिगेस्ट एनवायरनमेंट के रूप में देखा जाए तो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के रिस्क हैं, चाहे नेचुरली हो चाहे मैनमेड हो, लेकिन रिस्क तो रिस्क है भाई हमारे समाज में। तो देखो अब इन्हीं से निपटने के लिए जो है लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियों का झेलना पड़ता है, परेशानी फेस आउट करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स फेस आउट करना, चैलेंजेस फेस आउट करते हैं। ठीक है, अब जोखिम की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट की बात की जाए, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण समझ की बात की जाए तो हमारा हम जोखिम क्यों लेते हैं। तो पहली बात ये होता है हम स्थिरता बनाए रखते हैं, यानी कि बैलेंसिंग बनाने के लिए कि दुनिया भर में सभी प्रकार से बैलेंसिंग बनते रहे, इसलिए जोखिम लेते हैं। आपने देखा होगा कि नदियों में आज क्या है, पोल्यूशन जो है ज़्यादा हो रहा है, तो भाई हम जोखिम लेके उनको साफ़ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रह सके। अब उसके बाद निवेश और वित्तीय योजना, यानी कि निवेश अगर हम बात बोलूँ तो हम कई बार इकोनॉमिकल जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें जोखिम लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क क्या है, पर्टिकुलर एक वैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे सोसाइटी में हर कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में
बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से जुआ खेलते हैं या फिर बोल सकते हो कि सट्टा खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो वो क्या एक रिक्स ही तो ले रहे हैं। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी एक रिक्स ही है कि भाई बिजनेस चला नहीं भी चलेगा, जरूरी थोड़ी ना कि चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय में नियोक्ता, यानी कि जो हम व्यवसाय में, यानी कि जो बोल सकते हो कि हम अपने बोल सकते हो जो अपने व्यवसाय में अपने कर्मचारी पे, यानी कि जो बोल सकते हो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी सेफ्टी यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनकी सेफ्टी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाती है, भाई कोई इंसिडेंट के रूप में, कोई एक्सीडेंट के रूप में। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जोखिम है ही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं जाते हो तो उस सिचुएशन में कई बार देखा होगा कि सड़कों के किनारे भाई एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब हर एक चीज़ में जोखिम हमें लेके ही चलना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो भाई साइंटिस्ट ने क्या रिस्क नहीं लिया होगा कि हाँ पता नहीं भाई सफल रहेगा या नहीं रहेगा, भाई डर रहा है, सभी डर रहे थे। तो ऑब्वियसली क्या है कि हमारे डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम रिस्क को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास की व्याख्या करें। यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि बोल सकते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में जो है क्या क्या इक्विपमेंट अपनाया गया ताकि जो है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में क्या क्या इक्विपमेंट अपनाया गया जिसके कारण जो है हम अपने बोल सकते हो कि डिजास्टर को कंट्रोल कर सके। तो पहला क्या है, स्थापना किया गया NDM का, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना किया गया। स्थापना का मतलब होता है कि उसको बनाया गया 2005 में, जो कि भारत के देश के द्वारा जो है हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को सिक्योर रखने के लिए, और उस समय कोई भी अगर घटना घटित होता है तो उस समय लोगों को खाना और पहले जो प्राथमिक जरूरत है उसको पहुंचाने का जो है फैसला लिया गया। उसके बाद कार्यनिधिता की बात बोला जाए तो यहाँ पे वर्क एंगल के रूप में जो है नीति व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि जो बोल सकते हो कि रूल रेगुलेशन को लेके आया गया कि भाई वर्क किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रशासनिक संरचना, यानी कि प्रशासन व्यवस्था की बात बोला जाए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब बनाया गया, यानी कि प्रशासन व्यवस्था जो प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में जानते हैं। अब ये बोल सकते हो कि एक रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू लीगल वे में काम करने लगा, इसीलिए हम इसे प्रशासन जोड़ने लगे। ठीक है, उसके बाद इसका अगला पॉइंट था जागरूकता और प्रशिक्षण। अब देखो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए अब हमने अवेयरनेस के साथ साथ हमने प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया, यानी कि रिसर्च भी करना शुरू कर दिया कि भाई हम कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों ये इतना बढ़ रहा है, क्यों इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब कारण क्या है। ठीक है, तो इस बात पे अब हम ध्यान देने लगे। उसके बाद आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे हमने योजना यानी कि प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि भाई अगर कोई आपदा आता है तो उसकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है, उसका कैसे क्रिएटिविटी किया जा सके। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो इसमें क्या है ना, फंड क्या होता है, पैसे देने वाला एक बोल सकते हो ग्रुप होता है कि कोई भी अगर घटना घटित होता है, कहीं पैसे का कम पड़ा तो वहाँ पे फंड देकर। तो इसमें क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के रूप में जो है इसकी स्थापना किया गया कि मानव पे किसी प्रकार का आपदा संकट आता है तो उस स्थिति में उनको स्टेट के द्वारा जो है मुआवजे के रूप में कुछ रकम दिया जाएगा उनके परिवार वालों को। तो ये सारी बातें हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के द्वारा जो है अपनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो इसमें आपका फंड की मैं बात बोलूँ तो सुरक्षित जीवन संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन फंड की स्थापना किया गया था। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं और पॉइंट्स की बात बोला तो सामाजिक यानी कि सोसाइटी में उनका एक मेजरमेंट हो सके कि उनके साथ गलत हुआ तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, इसीलिए उनके फंड की स्थापना किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ स्टेट में एक पर्टिकुलर एक ऐसा मैसेज फॉरवर्ड किया जाए कि
जब किसी डिजास्टर के कारण किसी के घर बर्बाद हो, किसी के पेरेंट्स या फिर किसी भी फैमिलीज मेम्बर्स का मतलब जान मान की हानि हो जाए, तो उसमें एक इकोनॉमिकल सपोर्ट हो सके, इसीलिए स्टेट फंड जो है स्टेट डिजास्टर फंड मैनेजमेंट जो है स्थापित किया गया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन जो पूरा आपका प्रॉपर वे में अगर मैं बात बोलूँ, BPAG 171 को आप अच्छे से कवर कर चुके। BPAG 171 जो कि आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने पूरा अच्छे से क्वेश्चंस कवर कर लिया इस सेशन में। इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।